हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं ईटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डब्ल्यूटीपी क्या होता है, इसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ क्या होता है, यूएफ क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, एमई क्या होता है, जेडएलडी ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होते हैं, पीपीएम डोज क्या होते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग साथ में देखते हैं ईटीपी नॉलेज शेयर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। धन्यवाद। इंटर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी का इंडक्शन होता है। उसको जो है ना सेफ्टी के बाद कि सेफ्टी क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे पहले सेफ्टी के बारे में भी सीखने वाले हैं कि सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी के टाइप कौन से होते हैं, हजार्ड्स क्या होते हैं, वैसे वर्क प्लेस हजार्ड क्या होता है, हजार्ड को फिर प्रिवेंट करने के लिए उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, कॉल्स क्या होते हैं, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग अगर प्लांट में इंटर हो रहे हैं तो उसके पहले जो होगा ना आपको सारा चीज बताया जाएगा। इंडस्ट्री है आपको बताया जाएगा प्रिकॉशन लेने हैं, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, चश्मा लगाना है, एप्रॉन पहनना है, उसके बाद ही आप प्लांट में इंटर हो पाए। तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी डिटेल्स में समझेंगे। सेफ्टी के बिना क्या है, अगर किसी तरह का कोई नुकसान हो जाता है तो केवल एक आदमी का नुकसान नहीं होता है, वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। एक आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो समझिए घर के गार्जियन को अगर भागे तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। इसलिए सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काम तो इंपॉर्टेंट है लेकिन काम को सेफ तरीके से कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेफ्टी पॉलिसीज क्या क्या होती है कंपनी की, उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट, अब वर्क परमिट क्या होता है। आप लोग जैसे काम करते होंगे कंपनी में तो आपको मालूम है कि बिना वर्क परमिट के आपको काम नहीं करने दिया जाता है। कोई भी वेंडर होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर उसको काम दिया हुआ है और वो जब काम करने जाता है तो उसके पहले उसको वर्क परमिट लेना होता है। जैसे अगर हाइट पे काम करना है तो उसको हाइट के लिए वर्क परमिट चाहिए, अगर वो किसी कन्फाइंड स्पेस में जा रहा है तो उसके लिए वर्क परमिट चाहिए। तो वैसे ही हॉट वर्क परमिट होता है, कोल्ड वर्क परमिट होता है, सब अलग अलग परमिट होते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी जानने वाले हैं। फिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे हम पीपीई बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो वो सब क्या होते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। हाइजीन क्या होता है, व्हाट इज प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड टू वर्क एट हाइट, यानी जब आप हाइट पे काम करेंगे तो उसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। पीपीई के बारे में जानेंगे, पीपीई का यूज कैसे होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 5S। 5S जो है ना, ये जापान के द्वारा डेवलप की गई एक टेक्निक है जिसमें 5S शामिल होते हैं और इसके थ्रू किसी भी काम को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता है इसका विशेष इसमें वर्णन किया हुआ है। तो इसके बारे में भी हम पूरे डिटेल्स में समझने वाले हैं कि 5S सिस्टम क्या होता है और इसको कंपनी में कैसे लागू करना है, अपने घर पे कैसे लागू करना है, या कहीं भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 5S से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, 5S ईटीपी में हम कैसे लागू कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट, अब क्या होगा, यहां से हमारा एक्चुअल ईटीपी पार्ट स्टार्ट होता है। तो उसमें हम क्या है, ईटीपी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फिर उसमें ईटीपी ट्रीटमेंट में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं। जैसे कि देखो, हम लोग ईटीपी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें 4 प्रोसेस यूज होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट। तो ये सारे ट्रीटमेंट को हम वन बाय वन पूरे डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो इसमें जो रहेगा, ये पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। इसमें ग्रिड चैम्बर क्या होता है, बार स्क्रीन क्या होता है,
इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। फिर नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आएगा, तो फिजिकल ट्रीटमेंट, फिर इक्वलाइजेशन क्या होता है, क्लैरिफायर क्या होता है, HRSCC क्या होता है, लामेला क्या होता है, डेफ क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फिर क्या आएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही क्या आएगा, केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो पार्ट, फिजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या आ गया, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन। इसके बाद अब यहाँ जो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन है, इसके बाद क्या हमको अब लैब में घुसना पड़ेगा। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन यानी जार टेस्ट करने के लिए लैब में जाना है। तो लैब के लिए क्या है, ETP लैब क्या होता है, लैब में घुसने के पहले क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने हैं, वहां कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद PPM क्या होता है, PPM सॉल्यूशन कैसे बनता है, GPL सॉल्यूशन कैसे बनता है, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनता है, ये सब के बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। परसेंटेज सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे परसेंटेज सॉल्यूशन वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये पूरे डिटेल्स में हम समझेंगे कि ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि हर सॉल्यूशन का एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, हमारे ETP में कौन कौन से पैरामीटर एनालिसिस होते हैं, उसके लिए पूरी जानकारी, कौन कौन से पैरामीटर हमें एनालिसिस करते हैं, उसके IS मेथड कौन कौन से हैं, फिर डिस्चार्ज की लिमिट क्या क्या है, उन सब चीजों का हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या आएगा, सैंपलिंग। अगर हम एनालिसिस करने जा रहे हैं तो एनालिसिस के पहले इंपॉर्टेंट होता है सैंपलिंग, मतलब सही सैंपलिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर सैंपलिंग ही सही नहीं हो तो एनालिसिस का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो सैंपलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही सैंपलिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रैब सैंपलिंग क्या है, कंपोजिट सैंपलिंग क्या है। ग्रैब सैंपलिंग मतलब कहीं से एक बार सैंपल उठा लिए, वो ग्रैब सैंपलिंग हो गया। कंपोजिट सैंपल मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल पे या तो अलग अलग जगह से लेकर सबको एक साथ होमोजीनियस मिक्स कर दिया और तब उसको हम एनालिसिस करते हैं, तो वो क्या, कंपोजिट सैंपल कहलाता है। इसके बाद कोई सैंपल है कि हम क्या तुरंत एनालिसिस नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमको क्या प्रिजर्व करना है, उसको कई समय तक बचा के रखना है, 2 3 4 दिन महीनों तक लग जाते हैं एनालिसिस करने में। तो वो सैंपल सही तरीके से सुरक्षित कैसे रह पाए, इसके लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो वो सैंपल को कैसे प्रिजर्व करना है ये भी हम जानने वाले हैं। इसके बाद प्रिजर्वेटिव क्या यूज करेंगे, जार टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके डोज कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग केमिकल का कंजप्शन कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो निकालेंगे। जीटा पोटेंशियल कैसे क्या होता है, एक्टिव फ्लो क्या होता है, एक्टिव सैंड क्या होता है, और एडवांटेज ऑफ एक्टिव फ्लो। ये एक्टिव फ्लो एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है, हम इसके बारे में भी पूरे डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके बाद यहां से अब स्टार्ट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक प्रोसेस क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है, बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज जानने वाले हैं। MBBR क्या होता है, SB30 क्या होता है, SSB क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसमें सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है, कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है, टाइप ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस, सीक्वेंशियल बैच रिएक्शन, ऑक्सीडेशन डीच, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर यानी MBR, इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में जानने वाले हैं। MBR प्रोसेस क्या होता है, डिजाइन पैरामीटर क्या होता है, एडवांटेज ऑफ MBR, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, ये सभी चीजें जानने वाले। इसके बाद हमारा जो एरेशन सिस्टम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है MLSS, MLVSS, फिर उसको टेस्ट करने के मेथड क्या है, फिर कौन कौन से मेथड अप्लाई होते हैं, SBI क्या होता है, इसके बाद यूरिया और DAP का डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं,
इसका हम पूरा मोल टू मोल कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डीओ क्या होता है हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि जो एरोबिक सिस्टम होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डीओ। बिना डीओ के हम आगे का प्रोसेस कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें डीओ के बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, इसमें कौन सा मेथड यूज होता है, डीओ क्यों रिक्वायर है, और क्या होता है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, सौर क्या होता है, सौर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या है, फिर सीओडी लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब के बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट, फिर सीओडी क्या होता है, यानी हम क्या है इसमें सीओडी का पोस्टमार्टम करने वाले। जनरल लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। तो सीओडी क्या है, फिर सीओडी क्यों इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों करते हैं, सिल्वर सल्फेट का यूज क्यों करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट क्यों डाला जाता है, बीओडी क्या होता है, बीओडी क्यों इंपॉर्टेंट है, बीओडी का टेस्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट, अब क्या है स्लज एज क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया कितने दिन तक उस सिस्टम में रहता है वो उसका स्लज एज कहलाता है। तो एसआरटी, स्लज एज, एमसीआरटी, ये सब क्या होते हैं। अभी स्लज क्यों फ्लॉट होता है, सेकेंडरी क्लैरिफायर में आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी स्लज फ्लॉट होने लगता है, तो उसके रीजन क्या है। फिर हाइड्रोलिक फ्लो डायग्राम क्या होते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है, पीएनआईडी क्या होता है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू चेक फ्लो विदाउट फ्लो मीटर। हम ये भी सीखने वाले, प्लांट में कई जगह पे फ्लो मीटर नहीं होता है और फिर भी हमें फ्लो की जानकारी रखनी होती है, तो हम वहां पे सीखेंगे बिना फ्लो मीटर के हम फ्लो कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, अब आ गया क्या एनारोबिक सिस्टम। देखिए हमारे सिस्टम में ईटीपी में क्या दो तरह के सिस्टम लगभग यूज होते हैं, एक एरोबिक सिस्टम और दूसरा एनारोबिक सिस्टम। तो अभी तक हमने एरोबिक सिस्टम की बात की जहां पे ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरे में आता है क्या एनारोबिक सिस्टम। और एनारोबिक सिस्टम जो होता है इसमें फ्री ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन तो यहां भी चाहिए होता है लेकिन ये फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें बैक्टीरिया जो कंपाउंड में ऑक्सीजन होते हैं उसी ऑक्सीजन का यूज करता है, और इसके कारण वो कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वो सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके प्रोसेस क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिटोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस। फिर ये इम्पैक्ट ऑफ पीएच, पीएच का क्या इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है, यूएसबीआर क्या होता है, बीएफए क्या होता है, अल्कलिनिटी क्या होता है, बीएफए अल्कलिनिटी का रेशियो कितना होना चाहिए, कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं। अब इसका स्लज कैसे, मतलब 1 kg सीओजी अगर डाइजेस्ट होता है तो कितना मीथेन जनरेट होगा, कितना स्लज जनरेट होगा, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अब मोल क्या होता है। अभी जो हम नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएंगे तो नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए क्या है, ये सारी चीजों का इंपॉर्टेंट है। बिना नॉर्मल सॉल्यूशन के हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, और एनालिसिस के लिए हमको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए हमको सारा डिटेल्स में केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि मोल क्या है, फिर मोलर सॉल्यूशन क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर कौन कौन से इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, फिर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बेस के लिए क्या होता है, सॉल्ट के लिए क्या होता है, ये सब अलग अलग हम लोग पूरा डिटेल्स जानने वाले। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होते हैं, n/10, n/20, n/50, ये क्या होते हैं और ये सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन N1V1 इक्वल टू N2V2, इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट,
अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, एरोबिक डाइजेशन प्रोसेस क्या होते हैं, फिर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या क्या रिएक्शन होते हैं। अब डीनाइट्रिफिकेशन या एनारोबिक सिस्टम में पीएच क्यों बढ़ जाता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। फिर किसी भी रेक्टेंगल सिस्टम या वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम, उसके वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिलिंड्रिकल टैंक है उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लैरिफायर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम किसी भी पाइप का डिस्चार्ज कैपेसिटी क्या होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।